नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह पटेल, नेशनल मीडिया सेक्रेटरी NMOPS और NPS एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन दिल्ली का प्रेसिडेंट। दोस्तों, 1 जनवरी को भारत सरकार के DOPT ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि कंपेंसेशन की बात करता है NPS एम्प्लॉयज़ के संबंध में। अगर कोई NPS एम्प्लॉई डिसेबल हो जाता है तो इसका सब्जेक्ट आप देख लेते हैं एक बार कि इसका सब्जेक्ट क्या है। DOPT ने जो ये सर्कुलर जारी किया है, इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ लमसम कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर NPS ऑन रिटेंशन इन गवर्नमेंट सर्विस इन स्पाइट ऑफ डिसेबलमेंट एट्रीब्यूटेबल गवर्नमेंट सर्विस इन अकॉर्डेंस विद रूल 9 पैरा 3 ऑफ CCS EOP रूल्स 1939 रिगार्डिंग। दोस्तों, ये उन NPS कर्मचारियों के लिए डिसेबलमेंट कंपेंसेशन की बात कर रहा है जो कि डिसेबल होने के बावजूद सरकारी सेवा में काम करते रहेंगे। उनके लिए ये डिसेबलमेंट लमसम कंपेंसेशन की व्यवस्था कर रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि 1939 में जो EOP रूल्स थे, CCS के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स जो थे, वो इन पे लागू होंगे। तो हमें ये जानना होगा कि 1939 के CCS EOP रूल्स क्या थे। अब उनको देखने के लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 1939 के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स थे उसमें 5 कैटेगरीज बताई गई थी कि डिसेबिलिटी की 5 कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी। तो कैटेगरी ए में ये कहा गया था कि डेथ या फिर डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल केस। अगर नेचुरल केस के कारण डेथ या फिर डिसेबिलिटी हो जाए, नेचुरल केस में जैसे किसी लंबी बीमारी के कारण या फिर कोई हार्ट अटैक जैसी किसी बीमारी के कारण। कैटेगरी बी ड्यू टू हॉस्टाइल या फिर लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ इलनेस डिजीजेज। तो अगर किसी लंबी संपर्क में किसी बीमारी के रहने के कारण कोई कर्मचारी या तो अपंग हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में उसको डिसेबिलिटी में रखा जाएगा। कैटेगरी सी में कहा गया है कि एक्सीडेंट के कारण कोई डिसेबिलिटी या फिर डेथ। कैटेगरी डी में वायलेंस एक्टिविटीज़ के कारण डेथ या फिर डिसेबिलिटी। वायलेंस एक्टिविटीज़ में जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और कैटेगरी ई में कहा गया है कि अटैक बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स या एक्टिविटीज़ बाय एक्सट्रीमिस्ट्स या फिर किडनैपिंग जैसी घटनाएं जिनके कारण किसी कर्मचारी की डेथ या फिर डिसेबिलिटी हो जाए। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जिनको 1939 में डिफ़ाइन किया गया था कि इन 5 कैटेगरीज में अगर कोई NPS कर्मचारी भी आता है तो उसको भी डिसेबिलिटी कंपेंसेशन और डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो अब ये जो 1 जनवरी को जो सर्कुलर आया है, ये कह रहा है कि अगर कोई कर्मचारी डिसेबल हो गया है लेकिन वो सर्विस में अभी भी है और वो काम कर सकता है, तो उसको भी डिसेबलमेंट कंपेंसेशन मिलेगा। तो वो डिसेबलमेंट कंपेंसेशन कितना होगा ये जान लेते हैं हम। तो डिसेबलमेंट कंपेंसेशन जो वो सैलरी पा रहा था टोटल, उसका 50% रेट पर उसको कंपेंसेशन दिया जाएगा। और उसके साथ लास्ट बेसिक सैलरी का 30% एक्स्ट्रा दिया जाएगा डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पर, अगर 100% डिसेबिलिटी हो गई है तो। और अगर 100% से डिसेबिलिटी कम है तो भी उसकी डिसेबिलिटी पेंशन 7,000 रुपये से कम नहीं हो सकती। और डिसेबिलिटी चाहे सर्विस ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर ही क्यों ना हो जाए या 2 साल के भीतर क्यों ना हो जाए, कहने का मतलब ये है कि डिसेबिलिटी के लिए कर्मचारी का रेगुलर होना, प्रोबेशन पूरा करना कोई मायने नहीं रखता। उस पर इस बात की कोई शर्त नहीं रहेगी कि उसने प्रोबेशन पूरा किया है या नहीं किया है। डिसेबिलिटी कंपेंसेशन उसको उसी दिन से मिलेगा जिस दिन उसने सर्विस ज्वाइन की थी। तो ये थी आज की जानकारी कि डिसेबिलिटी कंपेंसेशन किन किन कर्मचारियों को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आपको एक जानकारी छोटी सी और दे दूं कि डेथ के केस में 2009 को ही अमेंडमेंट कर दिया गया था NPS कर्मचारियों के लिए कि अगर किसी कर्मचारी NPS कर्मचारी की
सर्विस में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन का प्रोविज़न 2009 में ही कर दिया गया था, इस शर्त पर कि एनपीएस कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उस पैसे को सरकार को वापस दे देना होगा। तो ये थी पहले डेथ के मामले में एनपीएस कर्मचारियों के लिए जो प्रोविज़न हुआ था, और डेथ अगर नहीं होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो 1 जनवरी 2021 को जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसके तहत इन कर्मचारियों को भी अब पेंशन या फिर कंपेंसेशन दोनों चीज़ें उसको मिलेंगी। थैंक यू सो मच।